पाटलिपुत्र के सेनापति ने गांधार नरेश को राजमाता के संदेश और अंतेनाग के बारे में बता दिया था, लेकिन ये सुनकर गांधार नरेश खुश था। उन्होंने अपने गले में पहना हुआ कीमती हार उतारा और तुरंत उस सेनापति की तरफ फेंकते हुए कहा, तुमने हमें बहुत ही अच्छा संदेश सुनाया है, ये तुम्हारा उपहार है। सेनापति गांधार नरेश का हार लेकर वहां से वापस चले गए, लेकिन वहां बैठे राजा को समझ नहीं आया कि गांधार नरेश इतने प्रसन्न क्यों हैं। तभी गांधार नरेश ने वहां खड़ी सभी नर्तकियों को जाने के लिए कहा और वहां उपस्थित सभी राजाओं से कहा, हम अपने पहले पड़ाव पर हैं। अंतेनाग पाटलिपुत्र आ रहा है। सम्राट बिंबिसार का सबसे विश्वास पात्र सेवक, उसके स्वागत की तैयारियां की जाए। बकरा खुद कसाई के पास चलकर आ रहा है, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। गांधार नरेश क्या कहना चाह रहे थे वो सभी राजा समझ चुके थे। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक राजा ने कहा, महाराज, वाकई आपकी कूटनीति का कोई जवाब नहीं। आप अंतेनाग और विशाखा को रास्ते से हटाना चाहते थे और अब अंतेनाग खुद आ रहा है। यदि उसे कुछ हुआ तो उसकी बहन खुद भागती हुई यहाँ आएगी और फिर उसे भी रास्ते से हटा देंगे। लेकिन महाराज, राजमाता ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो अब आप क्या करेंगे? आप मगध में कैसे प्रवेश करेंगे? गांधार नरेश चिंता से मुक्त नजर आ रहे थे। वो बड़े आराम से अपने स्थान पर तिरछा लेट गए और मदिरा मुंह में भरते हुए कहते हैं, एक राजा कभी भी एक विकल्प लेकर नहीं चलता और हर विकल्प में उसका अपना हित छुपा होता है, भले ही वो सफल हो या फिर ना हो। राजमाता को हमने संधि का पत्र भेजा था ताकि वो हमें अपने महल में प्रवेश करने का अवसर दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब तक ये खबर पूरे मगध में फैल चुकी होगी, जिससे वहाँ की प्रजा के मन में हमारे लिए जगह बन चुकी होगी कि हम शांति चाहते थे, लेकिन उनकी राजमाता नरसंहार और बाकी बची कुची प्रजा में हम और अफवाह फैला देंगे इस बात की। इसके बाद हम जो भी करेंगे उसके लिए हमें जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन महाराज, अब आप क्या करेंगे? कैसे महल में प्रवेश करेंगे? एक राजा ने पूछा। तो गांधार नरेश की आंखें कहीं दूर देख रही थी और उनमें रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने कहा, उसका दूसरा विकल्प है हमारे पास, लेकिन इससे पहले अंतेनाग और विशाखा को रास्ते से हटाना पड़ेगा और बाकी के मुख्यमंत्री और दिग्गजों को। फिर राजमाता और उनके सिंहासन को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन याद रहे, सम्राट बिंबिसार किसी भी स्थिति में मगध वापस नहीं आने चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पाटलिपुत्र के राजा ने हाजिर जवाब देते हुए कहा, महाराज, हम सब ने अपनी सेनाओं को चारों तरफ फैला दिया है। सम्राट और उनकी प्रेमिका मिलते ही वो उन दोनों को वहीं मार देंगे। इसके अलावा मगध की सीमा के बाहर हमारे कई सैनिक फैले हुए हैं। यदि सम्राट वापस आते भी हैं तो वो मगध में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सबकी बातें सुनने के बाद गांधार नरेश के चेहरे पर विश्वास और अपनी जीत की लहर दिखाई दे रही थी। उन्होंने मदिरा के प्याले को अपने मुख में लगाते हुए मन में कहा, सम्राट बिंबिसार, देखते जाओ मैं तुम्हारे और तुम्हारे साम्राज्य का क्या हाल करता हूँ। एक तरफ गांधार नरेश सम्राट को मारने की योजना बना रहे थे, तो दूसरी तरफ सम्राट आम्रपाली को मनाने की तरकीब निकाल चुके थे और वो उसकी तैयारी में जुट गए थे। आम्रपाली अभी भी झोपड़ी से बाहर नदी के किनारे अपने दोनों पैर नदी में डालकर एक चट्टान पर बैठी हुई थी। वो कभी शांत होकर पानी के साथ खेलने लगती, तो कभी उस मूर्ति को याद करके सम्राट पर अपना क्रोध उतारने लगती। अभी भी उसका मन शांत नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ में छोटे छोटे पत्थर उठाए और उसे दूर तक नदी में फेंकते हुए कहती है, समझते क्या है खुद को? जब मूर्ति बनानी आती नहीं तो क्यों बन रहे थे मूर्तिकार? जरूरी है क्या कि एक सम्राट को दुनिया का सारा काम आए? आज तो हम उनसे बात ही नहीं करने वाले। ये बोलकर आम्रपाली ने एक पत्थर और पानी में फेंका। अगले ही पल उसे सम्राट के लिए एहसास हुआ। फिर वो झोपड़ी की तरफ असमंजस से भरी निगाहों से देखने लगी। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर उसने कुछ विचार करते हुए कहा, इतनी देर हो गई लेकिन सम्राट झोपड़ी से बाहर नहीं आए, सब ठीक तो है ना? अब उसे सम्राट की चिंता हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, हमें उससे क्या, करने दो जो करना है। उन्हें क्या फर्क पड़ेगा कि हम नाराज हैं या फिर नहीं? वो भला क्यों आएंगे हमें मनाने? वो तो सम्राट है ना। सम्राट को तो मनाना नहीं, सिर्फ क्रोध करना आता है ना, और लोगों का चेहरा बिगाड़ना आता है। ये बोलकर आम्रपाली वापस नदी में पत्थर फेंककर अपना गुस्सा उतारने लगी। लेकिन अगले ही पल उसके बगल वाली चट्टान के पास आकर सम्राट खड़े हो गए।
उनकी आहट सुन आम्रपाली ने उनकी तरफ देखने की बजाय अपना चेहरा फेर लिया, लेकिन उसी पल सम्राट ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, अब जाने दीजिए ना आम्रपाली, यदि गुस्सा है हमसे तो उतार लीजिए हम पर अपनी सारी नाराजगी, लेकिन इस तरह गुमसुम मत रहिए। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। आम्रपाली ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन सम्राट क्या लेकर आए हैं उसका मन उसे देखने का भी कर रहा था। फिर उसने अपने आप को समझाया और मनी मन कहा, नहीं आम्रपाली, यदि तुम आज मान गई तो कल फिर सम्राट तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आज नाक बिगाड़ी है, कल आंख बिगाड़ देंगे। तब अचानक सम्राट उसके सामने आकर बैठ गए। सम्राट को अपने सामने देख आम्रपाली उठकर जाने लगी। तभी सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। आम्रपाली रुक गई। सम्राट ने मनमोहक आवाज में कहा, आज नहीं आम्रपाली, आइए बैठिए हमारे साथ। सम्राट के शब्द सुन आम्रपाली का हृदय तेजी से धड़कने लगा और वो खुद को सम्राट के पास बैठने से रोक नहीं पाई। सम्राट ने भी उसका हाथ पकड़कर उसी चट्टान पर बिठा लिया। आम्रपाली कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने मायूस नजरों से सम्राट की तरफ देखा। सम्राट की आंखें आम्रपाली को ही निहार रही थी, जिसमें अपनापन, भरोसा और प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। उस वक्त पूरे वातावरण में एक सुकून का माहौल था। सम्राट को देखकर आम्रपाली का मन भी अब शांत होने लगा था। हवा में प्यार की महक फैलने लगी थी। सम्राट ने अपने बगल में रखी एक मिट्टी की बनी कटोरी उठाई, जिसमें खीर रखी हुई थी। उसे आम्रपाली की तरफ बढ़ाते हुए बड़े प्रेम से कहा, आम्रपाली, यह हमने आपके लिए बनाई है, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आम्रपाली ने सम्राट की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तो सम्राट ने कहा, पिछली बार की तरह इस बार हमने नमक नहीं डाला है, आप इसे खा सकती हैं। सम्राट की बात सुन आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सम्राट के हाथ से खीर ले ली। आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान देख सम्राट खुश हो गए। वो आम्रपाली को मनाने में सफल जो हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ अंतनाग अपनी रफ्तार से पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ रहा था। उसने जंगल के दुर्गम रास्तों को चुना था ताकि पाटलिपुत्र जल्दी से पहुंच सके। रानी कौशला अपनी पालकी में थी और दुर्गम रास्ते से उनके लिए पाटलिपुत्र जाना ठीक नहीं था, इसलिए वो सीधे रास्ते से पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ रही थी। अंतनाग पाटलिपुत्र की सीमा में प्रवेश कर चुका था। वहां खड़े गुप्तचर उसी को ही देख रहे थे, लेकिन किसी ने उस वक्त उसे कुछ नहीं किया और उसे अंदर जाने दिया। अंतनाग एक विष पुरुष था और विषपान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोले बाबा ही उनके इष्ट होते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं अपने इष्ट के दर्शन करना नहीं भूलते। अंतनाग भी पाटलिपुत्र के सबसे प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर शिव जी के दर्शन के लिए अंदर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे आभास हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसलिए वो और ज्यादा चौकन्ना हो गया और मंदिर की सीढ़ियों को स्पर्श कर उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा था, उसका आभास और भी ज्यादा वास्तविकता में बदलता जा रहा था। उसने कहा, लगता है हमारे आने की खबर यहाँ पहले से ही दे दी गई है। चलो कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कैसे करते हैं ये लोग हमारा स्वागत। ये बोलकर वो मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर रुक गया और फिर चारों तरफ देखने लगा। मंदिर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या बात है, मंदिर में ही स्वागत की तैयारियां की गई हैं। कुछ पल रुककर अंतनाग ने मंदिर के द्वार पर लगे बड़े से घंटे को बजाने के लिए हाथ ऊपर किया। उसने जैसे ही मंदिर के घंटे को हाथ लगाया, तभी एक तीर हवा को चीरते हुए उसके पास आया, लेकिन वो अंतनाग की छाती को चीर पाता इससे पहले ही अंतनाग ने उस तीर को दूसरे हाथ से पकड़ लिया और फिर मंदिर के घंटे को बजाकर जल्दी से पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल आसमान को चीरते हुए कई सारे तीर उसके ऊपर बरसने लगे। अंतनाग ने स्फूर्ति दिखाते हुए खुद का बचाव किया और तेजी से छलांग लगाते हुए वो मंदिर के अंदर चला गया। तीर चलाने वाले सब मंदिर में ही छुपे थे, लेकिन अंतनाग मंदिर के अंदर चला गया था। ये देखकर सब रुक गए, लेकिन तभी एक एक करके अंतनाग ने चालाकी से सबको मारना शुरू किया और अंत में आखिरी तीरबाज के पास पहुंचा, जो अभी भी अंतनाग के मंदिर से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अंतनाग ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, अगले जन्म में जब हमें मारने आना तो अपना अभ्यास पूरा करके आना, क्योंकि अंतनाग को भोले बाबा की अनुमति के बिना कोई नहीं मार सकता। वो तीरबाज छटपटा रहा था और अपनी बात कहने के बाद अंतनाग ने एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी, जिससे वो तीरबाज तुरंत मर गया। गांधार नरेश ने मुझे मारने के लिए नहीं भेजा था, मूर्ख। ये बोलकर अंतनाग मंदिर में चला गया।
गांधार नरेश की अंधे नाग को मारने की योजना विफल हो चुकी थी। ये बात अभी गांधार नरेश को नहीं पता थी। वो सभा में बैठा हुआ था। तभी एक सैनिक वहां आया और उसने कहा, महाराज, मगध की होने वाली महारानी और सम्राट बिंबिसार की प्रथम पत्नी रानी कौशला देवी आपसे अभी मिलना चाहती हैं। उनका संदेश है कि आपके समझौते के प्रस्ताव के सिलसिले में वो आपसे बात करना चाहती हैं। उस सैनिक की बात सुनकर गांधार नरेश के साथ साथ उनकी पूरी सभा हैरान थी। गांधार नरेश ने मजाकिया लहजे में कहा, मगध की होने वाली महारानी, वाह क्या विश्वास है। हम भी तो देखें कौन है रानी कौशला देवी, जिनमें इतना साहस है कि राजमाता के मना करने के बावजूद हमसे भेंट करने आई हैं। तभी एक राजा ने कहा, महाराज, ये भी तो हो सकता है कि राजमाता की ये कोई साजिश हो। तो गांधार नरेश ने सोच समझ कर कहा, नहीं, राजमाता मूर्ख नहीं है। वो कभी भी अपने महल की रानियों को हमारे पास नहीं भेजेंगी। यहाँ बात कुछ और ही है। हम भी देखते हैं मगध की होने वाली महारानी हमसे क्या बात करना चाहती है। ये बोलकर उन्होंने सैनिक से रानी कौशला को अंदर सभा में आदर पूर्वक लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में रानी कौशला देवी गांधार नरेश के दरबार में पहुंची। उनके साथ साथ उनके सैनिक भी आ रहे थे, लेकिन रानी को ये आदेश दिया गया कि दरबार के बाहर उनके सारे सैनिक रुकेंगे और उनकी दासियां लेकर वो दरबार में जा सकती हैं। रानी अपनी दासियों को लेकर दरबार में आई। जैसे ही वो दरबार में पहुंची, गांधार नरेश अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और आदर भाव से रानी कौशला देवी से कहते हैं, आज आपसे मिलकर हम धन्य हो गए रानी कौशला देवी, आइए विराजमान होइए। गांधार नरेश को इतने आदर भाव से बात करते देखकर रानी कौशला को अच्छा लगा। उसने गांधार नरेश से कहा, राजन, हम यहाँ। रानी कौशला ने अपनी बात शुरू ही की थी, लेकिन गांधार नरेश ने उसे चुप कराते हुए विनम्र भाव से कहा, हम जानते हैं रानी, आप यहाँ किस लिए आई हैं, और ये बात सिद्ध करते हैं कि आप में एक महान महारानी बनने के गुण हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर रानी कौशला को गर्व महसूस हुआ। अपने अंदर ही अंदर खुश होते हुए मन में उन्होंने कहा, बस यही बात राजमाता को समझानी है गांधार नरेश, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ये सोचकर उन्होंने तुरंत अपनी दासियों की तरफ इशारा किया, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी थाल थी, जो लाल रंग के रेशमी वस्त्र से ढके हुए थे। रानी कौशला ने कहा, हमारी तरफ से ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। ये बोलकर रानी कौशला ने पहली थाल से वस्त्र हटाया। उसमें कई सारे हीरे और रत्न थे, जिसे देखकर वहां बैठे सभी राजा की आंखें चौंधियां उठी। उन रत्न को दिखाते हुए रानी कौशला देवी ने कहा, राजन, यदि आप हमारे साथ समझौता करते हैं तो इसी तरह के कई सारे हीरे और रत्न हम आपको दे सकते हैं। गांधार नरेश बड़े ध्यान से रानी कौशला की बातों को सुन रहे थे। इसके बाद रानी कौशला ने दूसरी थाल से वस्त्र हटाया, जिस पर एक शाही मोहर लगी हुई राजसी पत्र था। उसे अपने हाथ में लेते हुए रानी कौशला ने कहा, गांधार नरेश, ये वो चाबी है जो हमारे महारानी बनने के बाद गांधार के किस्मत का ताला खोल देगी। इसमें मगध की मुहर लगी हुई फरमान है, जिसके अनुसार मगध आपके सारी मांगों को पूरा करेगा, लेकिन आपको भी हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। और वो कौन सी शर्तें हैं? गांधार नरेश ने पूछा। तभी रानी कौशला ने कहा, शर्त बस एक है, और वो ये कि जब तक हम महारानी नहीं बन जाते तब तक आपको शांत बैठना होगा। इस बात पर गांधार नरेश ने गंभीर नजरों से कौशला देवी की तरफ देखते हुए कहा, और यदि हमने आपकी शर्त मानने से इनकार कर दिया तो कौशला देवी ने समझदारी भरा जवाब दिया और कहा, तो आप अपने हाथों से अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि आपको इससे अच्छा अवसर और कभी नहीं मिलेगा। जब खुद हम आपसे कह रहे हैं तो फिर आपको चिंता किस बात की है? हमें एक बात समझ नहीं आई, जब आपकी राजमाता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? गांधार नरेश ने पूछा। तो कौशला देवी ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि राजमाता को आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें है। आप भी शांति चाहते हैं और हम भी, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा समझौता स्वीकार होगा। ये बोलकर कौशला गांधार नरेश के जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। तब गांधार नरेश ने कौशला की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन हमें जो चाहिए वो महारानी बनकर आप हमें कभी नहीं दे सकती। आप हमें बेझिझक बताइए, आपको क्या चाहिए? हम अवश्य आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। कौशला की बात सुनकर गांधार नरेश हंसने लगे। उसकी जोरदार हंसी पूरी सभा में गूंज उठी। उसकी हंसी देखकर कौशला के मन में सवाल खड़े होने लगे। क्या रानी कौशला का गांधार नरेश से मिलने का फैसला उचित था? क्या गांधार नरेश
अंतेना को मारने में सफल हो पाएंगे? क्या सम्राट मगध वापस लौट आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।